ठीक है। तो वेलकम टू कैरियर व्हील गाइस, कैसे हैं आप सभी। हम लोगों ने स्टार्ट किया है फाइबर टू फैब्रिक और उसके बाद हम सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स पढ़ेंगे जो एथ का टॉपिक है। अभी 6th और 7th का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहां से एनसीईआरटी के लाइनों से क्वेश्चन बना लिए जाते हैं। तो एक बार सभी लोग लाइव आएंगे और बताएंगे कि हमारी आवाज और तस्वीर अगर आप तक पहुंच रही है तो आज के सेशन का हम आगाज करेंगे, शुभारंभ करेंगे। सो टेल मी, इज एवरीथिंग ओके? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू गाइज? सोनाली कुमारी हमारे साथ हैं, स्वीटी चौबे हमारे साथ हैं, संध्या चौहान हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है, खैर मकदम है, इस्तकबाल है आज के सेशन में। सो टेल मी, इज एवरीथिंग ओके? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू गाइज? सब कुछ क्लियर है? रबीना हमारे साथ हैं, संध्या चौहान, मीनाक्षी चौहान, पल्लवी भारती, मोहम्मद फैजल, रबीना, अनी। वीडियो क्वालिटी इज नॉट गुड, आपके नेटवर्क में इशू होगा। बहुत अच्छी वीडियो क्वालिटी आ रही है, बाकी लोग बताइएगा, बाकी लोगों को कोई इश्यू है? वीडियो क्वालिटी सही है, आवाज हमारी बिल्कुल सही आ रही है? अनी बताइएगा। चलिए, तो हम लोगों ने कहा था कि भाई के फाइबर क्या होते हैं। तो फाइबर जंतुओं से और पौधों से प्राप्त होते हैं जिसका इस्तेमाल हम धागे बनाने में करते हैं और धागों से कपड़ा बनाया जाता है। धागों से कपड़ा बनाया जाता है, ठीक है। अब धागों से कपड़ा बनाने के लिए दो मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है वीविंग, है ना, यानी आपका बुनाई, और दूसरा होता है निटिंग जिसे बंधाई कहते हैं, निटिंग। अब इन दोनों में क्या अंतर है, यहीं से हम लोग बात करेंगे, ठीक है। प्रीतम कुमार ऑल गुड ना? शिवानी इज सेइंग ऑल आर गुड, चलो ठीक है। संध्या चौहान, यस, वीडियो क्वालिटी इज नॉट गुड। पल्लवी इज ऑल्सो सेइंग वीडियो क्वालिटी इज नॉट गुड। कुछ लोग कह रहे हैं कि गुड नहीं है, कुछ कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, पर मैं यहां से देख पा रहा हूं कि मतलब सब कुछ सही आ रहा है, क्योंकि यहां से कोई दिक्कत होती है तो मुझे दिख जाता है और वो मैं क्लास खुद ही रोक देता हूं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो तागे से या धागे से वस्त्र बनाने की जो प्रक्रिया है वो दो तरह से होती है। एक तो है आपका वीविंग, दूसरा है निटिंग, बुनाई और बंधाई, है ना। अब देखिए इन दोनों में क्या अंतर होता है। वीविंग क्या होता है ना, वीविंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न, धागों के दो सेट को व्यवस्थित करके कपड़ा बनाने की प्रक्रिया। धागों के दो सेट को क्या करना है, अरेंज करके अगर हम क्या कर रहे हैं, कपड़ा बना रहे हैं। देखो इस डेफिनेशन को याद रखना, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न, धागों के दो सेट को क्या करना है, अरेंज करके अगर हम क्या कर रहे हैं, कपड़ा बना रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को वीविंग कहते हैं। तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की जो प्रक्रिया है वो बुनाई कहलाती है ना। क्या कहलाती है? बुनाई कहलाती है। और ये लूम्स में होते हैं, करघों में किया जाता है ना। इसके लिए हम करघों का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए करघे मतलब पहले पुराने जमाने में हथकरघे हुआ करते थे, हाथ से करघा चलाते थे लोग, है ना। और अब इन दिनों में जो मतलब होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले भी लूम्स होते हैं, करघे होते हैं। तो पहले जब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं थी तो हाथ से ही करघे लोग चला करके कपड़े की क्या करते थे, बुनाई किया करते थे। सो यहां पे हमने लिखा है कि द लूम्स आर इधर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। करघे या तो हस्त प्रचलित होते थे या विद्युत प्रचलित होते थे, मतलब विद्युत से चलने वाले होते थे या हाथ से लोग चलाते थे। तो धागों के दो सेट को अरेंज करके अगर हम कपड़ा बना रहे हैं, है ना, अरेंज करके हम कपड़ा बना रहे हैं, मतलब ये एक सेट ऐसा ले लिया हमने धागों का, एक सेट ऐसे करके ले लिया, है ना, और इनको आपस में व्यवस्थित करके अगर हम कपड़ा बना रहे हैं तो इसे वीविंग कहते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा कि गांव देहातों में लोग जो है मतलब ताड़ की पत्तियों से या खजूर की पत्तियों से इस तरह से दो सेट करके क्या करते हैं, इस तरह से पंखा वगैरह बना लेते हैं। तो ये उसी तरह से कपड़े बनाने की एक प्रक्रिया हुआ करती थी कि धागों के दो सेट को आपस में अरेंज करके, धागों के दो सेट को आपस में अरेंज करके हम क्या कर रहे हैं, कपड़ा बना रहे हैं। तो इसको हम वीविंग कहते हैं, यानी बुनाई कहते हैं। तो कागज की पट्टियों से, जैसे दो अलग अलग कलर के कागज की पट्टी लेकर आप क्या कर रहे हैं, इस तरह से बुनाई कर रहे हैं, है ना। बच्चे घर में बुनाई करते हैं, खेलते हैं। तो ये हुआ वीविंग। तो इसमें आपको बस याद रखना है कि इसमें धागों के दो सेट को आपस में अरेंज करके हम कपड़ा बना रहे होते हैं, ठीक है। एवरीथिंग इज क्लियर ना? चलिए ठीक है, बहुत अच्छा।
हिमांशु, संध्या। तो ये जो है हमारा 6th क्लास और 7th क्लास का हम कंबाइन करके पढ़ रहे हैं। उसके बाद आ जाइए कि भाई बंधाई जिसको कहते हैं, यहां पे बुनाई लिख दिया लेकिन एक्चुअली में ये बंधाई होगा, है ना, एनसीईआरटी ने थोड़ी सी गलती करी यहां पे। अगर हम देखो ये हथकरघों का इस्तेमाल करके धागे का 2 सेट ले रहे हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, और इस तरह से हम कपड़े की बुनाई कर रहे थे, ये हथकरघा हुआ करता था, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, देखिएगा, है ना। तो धागों के 2 सेट को आपस में अरेंज करके अगर हम कपड़ा बना रहे हैं तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, वीविंग कहते हैं, वीविंग कहते हैं, बुनाई कहते हैं। लेकिन अगर हम धागे का एक सेट से ही कपड़ा बना लेते हैं, एक धागा से हम कपड़े की क्या कर रहे हैं, कपड़ा बना ले रहे हैं, तो इसको बंधाई बोलते हैं, है ना। जैसे हम स्वेटर बुन रहे हैं ना, तो आपने देखा होगा महिलाओं को अक्सर स्वेटर बुनते हुए, तो ये एक ही धागे का सेट होता है और उसी से कपड़ा बना लेते हैं, तो ये बंधाई कहलाती है ना। नीटिंग बोला जाता है, क्या बोला जाता है, नीटिंग कहलाता है। ये है आपका नीटिंग, एक ही धागे से हम कपड़ा बना रहे हैं, लेकिन धागों के 2 सेट लेकर हम कपड़ा अगर बना रहे हैं तो ये वीविंग कहलाती है। तो ये दोनों में अंतर होता है, ये दोनों में अंतर होता है। तो बंधाई का मतलब क्या है, नीटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ मेक फैब्रिक फ्रॉम यार्न। तागे से कपड़ा बनाने की सबसे लोकप्रिय जो विधि है उसे हम बंधाई कहते हैं, नीटिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया में कपड़े का एक टुकड़ा बनाने के लिए एक ही धागे का इस्तेमाल किया जाता है, एक धागे से हम कपड़ा बना लेते हैं। तो गांव देहातों में आपने अक्सर देखा होगा कि अब तो बहुत कम हो गई ये चीजें, पहले अक्सर सर्दियों के मौसम में महिलाएं ऊन लाती थी कहीं से और इस तरह से 2 कांटे हुआ करते थे और ऐसे ऐसे बुनती रहती थी। बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल में जो शिक्षिकाएं होती थी पढ़ाने वाली, वो भी बैठकर जो है क्लास टाइम में स्वेटर बुनती रहती थी। ठीक है ना। तो उसे निटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो निटिंग कैन बी डन बाय हैंड एज वेल एज मशीन, इसको भी हम हैंड से या मशीन से कर सकते हैं, ठीक है। तो बुनाई, जिसको आमतौर पर बंधाई को बुनाई भी बोल सकते हैं, है ना, बोल देते हैं लोग। तो इसका भी इस्तेमाल हम मतलब हाथ से भी कर सकते हैं और इसके लिए मशीनें भी आती हैं, मशीनें भी आती हैं, ठीक है। तो हिंदी में जगह जगह पे गलती कर रखी है एनसीईआरटी ने। रूबी राठौर कह रहे हैं कि आई नो निटिंग, चलिए बहुत अच्छी बात है ये। अब ये सारी जो है मतलब चीजें लुप्त होती चली जा रही हैं, लोग सीखना पसंद नहीं करते। पहले ये सब एक कलाकारियां हुआ करती थी, जो लोग जानते थे उसकी इज्जत होती थी, भाई नहीं स्वेटर बुनना आता है। नाउ अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, अभी तक हम लोग देख रहे थे मतलब प्लांट से जो फाइबर प्राप्त होते हैं उसके बारे में। प्लांट से जो फाइबर प्राप्त होते हैं वो कौन कौन से हैं, कॉटन है, जूट है, फ्लैक्स है। लेकिन जानवरों से भी प्राप्त होते हैं रेशे। तो जानवरों से जो रेशे प्राप्त होते हैं वो भी नेचुरल फाइबर में ही आएंगे। तो अभी हम लोग एक्चुअली में नेचुरल फाइबर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, नेचुरल फाइबर पढ़ रहे हैं, है ना। और टॉपिक हमारा है फाइबर टू फैब्रिक। तो जानवरों से जो प्राप्त रेशे होते हैं उनमें जो पहला रेशा है वो है हमारा ऊन। क्या है, ऊन है। ऊन जो है वो आपको जंतुओं से मिलता है और विभिन्न प्रकार के जंतुओं से मिलता है, जैसे कि भेड़ हो गया, जैसे कि बकरी हो गया, जैसे कि याक हो गया, जैसे कि ऊंट हो गया, जैसे कि लैमा हो गया, जैसे कि एल्पैका हो गया। तो ये जो याक है, याक हो गया, कैमल हो गया, गोट हो गया, शीप हो गया, लैमा हो गया, एल्पैका जैसे जंतुओं से प्राप्त होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन हो सकता है कि ऊन जो है वो किन किन जंतुओं से प्राप्त होता है। तो ऊन इतने सारे जंतुओं से आपका प्राप्त हो सकता है, ठीक है। नाउ इन सभी जंतुओं के शरीर पर बालों की एक बाहरी परत होती है, एक आवरण होता है जिसे ऊन के रेशे प्राप्त करने के लिए काटा जाता है। तो इन सभी जंतुओं के शरीर पर त्वचा के ऊपर जो बाल होता है, जो रेशा होता है, उसी को हम ऊन कहते हैं और उनके बालों को काटकर ऊन में कन्वर्ट किया जाता है उसको, है ना। सो ऑल दीज एनिमल्स हैव एन आउटर कवरिंग ऑफ हेयर। इनके शरीर पर एक आउटर कवरिंग होती है हेयर की, विच इज शेव्ड ऑफ टू ऑब्टेन वुल फाइबर। तो उसको क्या किया जाता है, शेव किया जाता है ना। बाहरी परत को क्या किया जाता है, काटा जाता है और उससे ऊन प्राप्त किया जाता है। आप जानते होंगे कि सबसे अच्छी क्वालिटी का जो ऊन है पश्मीना नाम का ऊन,
एक बकरी से, कश्मीरी बकरी से प्राप्त होता है। और अंगूरा नाम का जो ऊन है वो एक रैबिट से प्राप्त होता है, खरगोश से क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है। जानवी कह रहे हैं कि पहले पैसा नहीं था इसलिए लोग कला सीख रहे थे, लेकिन अब लोगों के पास पैसा है और कला नहीं है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। चलिए अब देखिए, ये आप जानते होंगे, आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा, ये सब एनसीईआरटी की लाइनें हैं। तो जहां पे मुझे लग रहा है कि एनसीईआरटी की लाइनों को उठाकर क्वेश्चन बना देते हैं, वहां पर हमने एनसीईआरटी की लाइनों से छेड़छाड़ नहीं की है, क्योंकि आपको ये चीजें होनी चाहिए, दिमाग में बैठी होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन आपका बनेगा सीटेट का। जब हम इनके सवाल करने शुरू करेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्यों हमने ये लाइनें ऐसी की ऐसी रखी हैं। तो देखिए, भेड़ की जो त्वचा होती है वो रोएदार होती है, हेयरी होती है, जिनमें 2 प्रकार के रेशे होते हैं जिससे ऊन बनाया जाता है। तो भेड़ की जो त्वचा होती है वो कैसी होती है, हेयरी होती है, मतलब रोएदार होती है, जिसमें 2 प्रकार के फाइबर होते हैं, 2 प्रकार के रेशे होते हैं, दो प्रकार के बाल होते हैं। द कोर्स बियर्ड हेयर, मतलब मोटे दाढ़ी के बाल, और त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल, है ना। द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, स्किन के नजदीक जो बाल होता है, स्किन के जस्ट नजदीक, 2 लेयर में होती है। स्किन के जस्ट ऊपर जो बाल होता है वो काफी मुलायम होता है ना, और बहुत ही रेशेदार होता है। और ये मोटे बाल होते हैं ऊपर वाले, इससे ऊपर मोटे दाढ़ी के बाल, है ना, द कोर्स बियर्ड हेयर। तो ये 2 प्रकार के जो है फाइबर आपको प्राप्त होते हैं जानवरों से, या खास करके कहेंगे भेड़ से। तो भेड़ की त्वचा रोएदार होती है, जिसमें 2 प्रकार के क्या होते हैं, रेशे होते हैं, मोटे दाढ़ी के बाल और त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल, है ना, सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, है ना। तो ये हिंदी में ऐसे ही लिख रखा है और इंग्लिश में ऐसे ही लिख रखा है, तो हमने इसको बिल्कुल चेंज नहीं किया है, इसमें हमने अपना कुछ भी मनमानी करने की कोशिश नहीं की है। ठीक है, अब आ जाइए कि अभी आपने देखा कि हम जो ऊन प्राप्त करते हैं तो ऊन से हम क्या क्या बनाते हैं। तो ऊन का उपयोग विभिन्न ऊनी कपड़े बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि ऊनी कपड़े हो गया, कालीन हो गया, ऊनी स्वेटर हो गया, है ना, सैडल क्लॉथ इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है। और भेड़ों को ऊन प्राप्त करने के लिए पूरे भारत में पाला जाता है। अगर हम बात करें कि भाई भेड़ को कहां कहां इंडिया में पाला जाता है, तो जम्मू हो गया, कश्मीर हो गया, राजस्थान हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया और गुजरात हो गया। इन सभी जगहों में मतलब भेड़ जो है पालन बहुत ही बढ़िया रोजगार दे रहा है इन लोगों को। तो शीप आर रेयर्ड, यानी शीप को हम पाल रहे हैं, उसकी ब्रीडिंग करवा रहे हैं और उसकी देख रेख कर रहे हैं ताकि हमें ऊन प्राप्त हो, है ना। तो ये कहाँ कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर हो गया, राजस्थान हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया और गुजरात हो गया। तो यहां से देखो क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, उसके बाद भेड़ की नस्लों से क्वेश्चन बनाता है कि किस भेड़ की नस्ल से कौन सा ऊन प्राप्त होता है। तो एज इट इज जो एनसीईआरटी में दे रखा है उसको हमने यहाँ पे बिल्कुल स्लाइड पे डाल रखा है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा कि भेड़ की कौन सी नस्ल है और उससे किस तरह की ऊन प्राप्त होती है। ठीक है, तो पहले ये 6-7 वाला जो पोर्शन है उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे 8th वाले पोर्शन में। नाउ ये जो याक से ऊन प्राप्त होता है वो कहां से, तिब्बत और लद्दाख। तिब्बत और लद्दाख में याक नाम का एक जानवर होता है, उससे ऊन प्राप्त किया जाता है जनरली। तो तिब्बत और लद्दाख में याक की ऊन जो है काफी आम बात है ना, इसको याद रख लीजिएगा। जम्मू और कश्मीर जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में अंगूरा बकरियों से अंगूरा ऊन प्राप्त होता है। लेकिन देखो एनसीईआरटी ने लिखा है अंगूरा बकरियों से, लेकिन जनरली जो अंगूरा नाम का ऊन है एक खरगोश से प्राप्त होता है, अंगूरा वुल। तो अंगूरा नाम का जो ऊन है वो एक रैबिट से प्राप्त होता है ना, खरगोश से प्राप्त होता है, इसको याद कर लीजिएगा। और जो पश्मीना नाम का ऊन है, पश्मीना नाम का ऊन जो बहुत ही महंगा ऊन होता है, पश्मीना, पश्मीना नाम का ऊन जो है वो एक कश्मीरी गोट से प्राप्त होता है। कश्मीरी गोट, कश्मीरी बकरी से प्राप्त होता है, कश्मीरी बकरी से प्राप्त होता है।
ठीक है जी, कश्मीरी बकरी से प्राप्त होता है। कुशलेंद्र प्रताप, आज आपने ज्वाइन किया है, चलिए बहुत अच्छी बात है, स्वागत है आपका क्लास में। अभी थोड़ा सा टाइमिंग इधर उधर होगा, फिर आपका फिक्स हो जाया करेगा, ठीक है। तो ये सब लाइनें आपको याद रखनी पड़ेंगी, है ना। और चूंकि आप जो है एनसीईआरटी पे ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए आप जो है गच्चा खा जाते हैं क्वेश्चन को देख करके। तो जब हम क्वेश्चन आपके सामने पेश करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं एक्चुअली में ना। ऊंट के शरीर पर मौजूद फर, जो बाल होते हैं, उसका इस्तेमाल ऊन के रूप में किया जाता है। तो ऊंट से भी आप जो है ऊन प्राप्त करते हैं। लैमा और एल्पैका जो है, लैमा और एल्पैका ये साउथ अमेरिका में पाया जाता है, और साउथ अफ्रीका में जो ऊन है वो जनरली लैमा और एल्पैका जैसे जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। इसको भी थोड़ा याद रख लीजिएगा। तो दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाले लैमा और एल्पैका भी ऊन हमें देते हैं। तो इन्हें हमको याद रख के चलना है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब देखिए ब्रीडिंग। ब्रीडिंग मतलब क्या है? प्रजनन। ब्रीडिंग का मतलब यहां पे प्रजनन है। हम क्या करते हैं कि जो अच्छी क्वालिटी के जंतु हैं, जैसे शिप की जो अच्छी क्वालिटीज हैं, मतलब बकरियों की जो अच्छी क्वालिटी है, लैमा और अल्पैका की जो अच्छी नस्लें हैं, जो हमें अच्छी क्वालिटी के ऊन देते हैं, उनको पालना, उनकी देख रेख करना, उनके हेल्थ का ध्यान रखना और उससे ऊन प्राप्त करना, यह हमारा मकसद होता है। ठीक है। तो ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? ब्रीडिंग का मतलब है कि कुछ अच्छी क्वालिटी के जानवर जो हमें अच्छी क्वालिटी के ऊन दे रहे हैं, उनका प्रजनन करना, और प्रजनन के थ्रू ढेर सारे संतान उनका उत्पन्न करवाना, उनकी देख रेख करना, उनको बीमारियों से रक्षा प्रदान करना, ये सब ब्रॉड सेंस में ब्रीडिंग कहलाता है। तो भेड़ों की कुछ विशेष नस्लों का विशेष रूप से भेड़ों को जन्म देने के लिए चुना जाता है, जिनके नीचे केवल मुलायम बाल होते हैं, मतलब जिनकी त्वचा में केवल मुलायम बाल होते हैं। संतानों में विशेष गुण प्राप्त करने के लिए माता पिता का चयन करने की इस प्रक्रिया को चयनात्मक जनन कहलाता है, कहा जाता है, सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहा जाता है। तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है कि हमने जानवरों की उस वैरायटी को चुना है ना, जो अच्छे क्वालिटी के ऊन प्राप्त करते हैं। तो इन नस्लों का आपस में ब्रीड करवाना, है ना, प्रजनन करवाना, ताकि उसके संतान भी उसी तरह से अच्छी क्वालिटी वाले हों और अच्छे किस्म के ऊन उससे मिले, इनको कहा जाता है सेलेक्टिव ब्रीडिंग। क्या कहा जाता है? सेलेक्टिव ब्रीडिंग, चयनात्मक प्रजनन। ठीक है जी। तो सम स्पेशल ब्रीड्स ऑफ शीप, है ना, मतलब भेड़ की कुछ अच्छी जो प्रजातियां हैं, जो अच्छी ब्रीड है, आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर, है ना, जिसके शरीर में बिल्कुल सॉफ्ट बाल हैं। दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफ स्प्रिंग्स, उनके संतानों में स्पेशल कैरेक्टर आए, तो ऐसे शीप के या ऐसे जानवरों के ब्रीड को सेलेक्ट करना और उनका आपस में ब्रीडिंग करवाना, ये कहलाता है आपका सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो ये टर्म्स पूछ सकता है कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग का अर्थ क्या होता है। तो अगर ऑप्शन में रैबिट है तो रैबिट को हम प्रायोरिटी देंगे, रैबिट नहीं है तो फिर बकरी को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, बकरी को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, प्रगति, हिमांशु। तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, है ना। अब आ जाइए, रेयरिंग का मतलब क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग, फीडिंग एंड प्रोवाइडिंग मेडिकल केयर टू शीप। These animals are kept since they produce one or more useful products for the human being. तो रेयरिंग का मतलब क्या होता है? रेयरिंग का मतलब क्या होता है? रेयरिंग का मतलब होता है कि भाई भेड़ को हमने क्या किया है? पाला है और उनका आपस में प्रजनन करवाया है, उसके खान पान का ध्यान रखा है, उसको मेडिकल केयर दिया है, ताकि हमें वो
यूजफुल प्रोडक्ट दे, उसको हम क्या बोलते हैं? रेयरिंग बोलते हैं। तो यह भेड़ों को प्रजनन, भोजन और चिकित्सा देखभाल प्रदान करने की एक प्रक्रिया है ना। तो इन जानवरों को क्यों रखा जाता है? इन जानवरों को इसलिए रखा जाता है कि हमें जो है इनसे यूजफुल प्रोडक्ट्स मिले। जैसे अगर हम भेड़ पाल रहे हैं तो मतलब हमें उस ऊन प्राप्त करना है उससे। अगर हम मुर्गी पालन कर रहे हैं तो अंडे प्राप्त करना है। अगर हम रेशम के कीटों का पालन कर रहे हैं तो रेशम प्राप्त करना है। तो रियरिंग का मतलब यही होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं कि भाई के भेड़ की जो नस्लें हैं, कौन कौन सी नस्ल है और वो इंडिया में कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। तो ये देखिए एनसीईआरटी में जैसे लिख रखा है, बिल्कुल हमने इसमें कोई भी चेंज नहीं किया है। सबसे जो पहली नस्ल है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है? नेम ऑफ ब्रीड ऑफ द शीप। भेड़ की नस्लों का नाम यहाँ पे लिखा है, ब्रीड का नाम। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि उससे जो प्राप्त ऊन होता है वो कैसी ऊन होती है ना। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है राज्य जहां पे वो भेड़ें पाई जाती हैं। तो ये जो लोही नस्ल है भेड़ की, लोही नस्ल, लोही ब्रीड है भेड़ की, इससे अच्छी क्वालिटी वाला ऊन प्राप्त होता है। गुड क्वालिटी ऊन, अच्छी गुणवत्ता वाला ऊन प्राप्त होता है। और ये आपका राजस्थान और पंजाब में मिलेगा, राजस्थान और पंजाब में मिलेगा। तो लोही जो ब्रीड है यानी भेड़ की जो नस्ल है ना, लोही नाम की भेड़ की नस्ल जो है उससे अच्छी गुणवत्ता वाला ऊन प्राप्त किया जाता है। राजस्थान और पंजाब में आपको मिलेगा। रामपुर बुशियर भेड़ की एक नस्ल है जिसका नाम है रामपुर बुशियर, है ना। ये आपको भूरी ऊन इससे प्राप्त होता है ना, भूरी ऊन प्राप्त होता है। ये आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में, है ना, उत्तर प्रदेश और हिमाचल में। नाली नाम की जो भेड़ की नस्ल है, भेड़ की जो नस्ल है, उससे हम गलीचे का ऊन, कारपेट वुल प्राप्त करते हैं। कारपेट वगैरह बनाने के लिए जो ऊन हम प्राप्त करते हैं वो नाली ब्रीड से, है ना, भेड़ की नाली जो नस्ल है उससे प्राप्त करते हैं। ये राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा? राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में आपको मिलेगा ये जो भेड़ की नस्ल है नाली। उसके बाद है बखरवाल। बखरवाल जो भेड़ की ब्रीड है, ये इससे हम शालों के लिए ऊन प्राप्त करते हैं। तो जो शाल बनाए जाते हैं मेनली वो बखरवाल नामक भेड़ की नस्ल होती है, उससे प्राप्त की जाती है। ये आपको जम्मू और कश्मीर में पाई जाएगी, है ना, जम्मू और कश्मीर में पाई जाएगी। मारवाड़ी, तो ये तो पता ही है कि कहाँ पाया जाएगा। मारवाड़ी जो नस्ल है भेड़ की, इससे हम मोटे और रुक्ष ऊन प्राप्त करते हैं। ये गुजरात में आपको मिलेगा। मारवाड़ी से समझ में आ ही गया होगा। पाटनवाड़ी, पाटनवाड़ी नाम की जो भेड़ की नस्ल है, ये होजरी के लिए होता है और ये गुजरात में मिलेगा, ये गुजरात में आपको मिलेगा। तो ये भेड़ की नस्ल के नाम है, उससे किस तरह का ऊन प्राप्त होता है और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको दे सकता है ऑप्शन में। तो इसको याद रखना है आपको। तो एक बार जरा इसको आप लोग देख लो आराम से, मैं टाइम दे रहा हूं, इसको लिख लो आप लोग, इंपॉर्टेंट है ये, यहां से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। हो जाएगा, लिखेंगे डन, हम आगे बढ़ेंगे। होजरी मतलब बनियान वगैरह जो बनाए जाते हैं, मोजे वगैरह जो बनाए जाते हैं वो इसी से बनाए जाएंगे। पाटनवाड़ी भेड़ की जो नस्ल होती है उससे जो प्राप्त ऊन होता है। ब्रीडिंग का मतलब है कि स्पेशली क्या कराना, भेड़ की अच्छी नस्लों की ब्रीडिंग आपस में करवाना ताकि उसके संतान भी अच्छी क्वालिटी के हों। और रियरिंग का मतलब क्या है, उसको कंप्लीट प्रोटेक्शन देना, उसे खान पान का ख्याल रखना, मेडिकल केयर करना,
है ना, पूरी जो देख रेख है ना, वो रियरिंग कहलाएगी। ये अंतर हुआ, ठीक है। जैसे सिलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब क्या हुआ कि हम भेड़ की उन्हीं नस्लों को चुन रहे हैं, उन्हीं नस्लों को आपस में क्रॉस करवा रहे हैं, प्रजनन करवा रहे हैं जो अच्छी नस्ल के हैं, ताकि उनके संतान भी अच्छी क्वालिटी वाले हों। और रियरिंग का मतलब पूरा प्रोटेक्शन आप दे रहे हैं, उनका पूरा देख रेख जो आप कर रहे हैं वो आपका रियरिंग होगा, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर हो गया, थोड़ा सा बारीक सा अंतर है, ये हो गया। चलिए अब आ जाते हैं कि ऊन बनाने के प्रोसेस में जो हम प्रक्रियाएं करते हैं उनका सही क्रम क्या है। यहां से देखो सवाल मिलेगा आपको, तो इस मतलब क्रम को याद रख लीजिएगा कि ऊन बनाने की जो प्रक्रिया है, यानी भेड़ों से हम ऊन प्राप्त कर रहे हैं, तो उसका जो स्टेप का जो प्रोसेस है वो क्या है ना, उसका सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले है शेयरिंग, मतलब ऊन की कताई करना, यानी शेयरिंग मतलब कि भेड़ से ऊन को अलग कर लेना। उसके बाद होता है स्कोरिंग, जिसको अभिमार्जन कहते हैं। उसके बाद जो प्रोसेस है वो है स्कोरिंग, मतलब अभिमार्जन। उसके बाद है सॉर्टिंग, मतलब छटाई। उसके बाद है क्लीनिंग ऑफ बर्स, बर की छटाई। उसके बाद है डाई करना यानी रंगाई, और उसके बाद रोलिंग करना, रील बना लेना, ऐसे है ना, रीलिंग या रोलिंग जिसको कहते हैं। तो ये क्रम आपको लिख लेना है। अभी सबको हम देखते हैं कि शेयरिंग का मतलब क्या होता है, स्कोरिंग का मतलब क्या होता है, सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, क्लीनिंग ऑफ बर क्या है, डाइंग क्या है, रोलिंग क्या है। तो ये जो क्रम है वो याद रखना है। तो रेशों को ऊन में परिवर्तित करने के क्रम में निम्न प्रकार के जो है प्रोसेसेस होते हैं, उनका सही क्रम यह, द प्रोसेसेस ऑफ मेकिंग फाइबर इनटू वुल फॉलोज अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस। तो इन प्रोसेस के सीरीज का जो सही क्रम है वो आपके सामने मैंने यहां पे लिख दिया। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, इसको जरा लिखिए पहले, फिर एक एक करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। ठीक है जी, हिमांशी शर्मा, ये नहीं हुआ था अभी, चलो एक बार फिर से देख लो इसको, हो जाए तो डन लिख देना। ट्रिक अच्छा बना देंगे उसका, ट्रिक भी। इसका भी ट्रिक बना देंगे, आप कह रहे हैं तो। चलो, तो ये याद रखना है आपको। अब सबको एक एक करके थोड़ा देख लेते हैं ना, कि मतलब शेयरिंग का एक्चुअली में मतलब क्या है, स्कोरिंग का एक्चुअली में मतलब क्या है, सॉर्टिंग क्या है, क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स क्या है, डाइंग रोलिंग क्या है, या रीलिंग क्या है ना। तो एक एक करके सारे टर्म्स को जरा हम देख लेंगे, ताकि टर्म से भी क्वेश्चन हो जाते हैं कभी कभार। देखिएगा प्रीवियस ईयर जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। कोई शक? ये लिख लिया सबने, हटाऊं इसे? गतई, हिमांशी, अनी, तनु, अंजलि, वशु, डन ना। ओके, अब एक एक करके जरा देखते हैं। पहला स्टेप है ना, फाइबर से वुल बनाने की जो प्रक्रिया है, मतलब ऊन के रेशों से ऊन बनाने की जो प्रक्रिया है, मतलब भेड़ के बालों से ऊन बनाने की जो प्रक्रिया है, उसका जो पहला चरण है उसका नाम है शेयरिंग, ऊन की कताई। क्या है मतलब, सिंपल है कि भाई यह भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ, त्वचा की पतली परत के साथ भेड़ के बालों को क्या कर लेना, अलग कर लेना भेड़ के जिस्म से। ये कहलाता है आपका शेयरिंग। क्या कहलाता है? शेयरिंग। तो मतलब त्वचा की एक पतली परत के साथ हम भेड़ के बालों को उसके शरीर से अलग कर लेते हैं। तो यह भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से अलग कर लेने की प्रक्रिया या उतार लेने की जो प्रक्रिया है उसे हम शेयरिंग कहते हैं, है ना। क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फ्लीस, मतलब
भेड़ के जो बाल हैं उसको फ्लीस भी कहते हैं, ऑफ द शीप अलोंग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन, स्किन की थिन लेयर के साथ भेड़ के बालों को, है ना, भेड़ के बालों को भेड़ के शरीर से शेव कर लेने की प्रक्रिया, उतार लेने की जो प्रक्रिया है वो शेयरिंग कहलाती है। तो ऐसे सिंपल याद कर लीजिएगा कि शेयरिंग एक्चुअली में होता क्या है। उसके बाद आता है स्कोरिंग। अभी मार्जिन जिसको हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा, हिंदी वाला देखिएगा, हिंदी मीडियम की जो एनसीईआरटी है उसमें क्या बोलता है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डर्ट, ग्रीज एंड डस्ट फ्रॉम द हेयर्स। भेड़ के बालों से, जो आपने भेड़ के बालों को त्वचा की एक पतली परत के साथ उतारा है, उससे ग्रीज, डस्ट या फिर और अदर जो गंदगियां हैं उसको हटा लेने की जो प्रक्रिया है वो स्कोरिंग कहलाती है। तो यह भेड़ से निकाले गए बालों से गंदगी, ग्रीज और धूल हटाने की प्रक्रिया है और यह आमतौर पर मशीनों की मदद से की जाती है ना। तो ये जो स्कोरिंग नाम की जो प्रक्रिया है वो जनरली मशीनों की मदद से की जाती है, प्लीज रिमेंबर। तो ये दोनों टर्म समझ में आ गए, है ना। ये अलग अलग भी पूछ सकता है कि स्कोरिंग का मतलब क्या है, या फिर आपको क्या कर सकता है कि ये सारे जो प्रोसेसेस हैं उसको ऐसे नीचे लिख देगा और उधर उसका मतलब लिख देगा और बोलेगा सही से मैच करके सही कोड को टिक करिए। ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिला है, इसलिए बतला रहा हूं इसको। अदरवाइज तो ये सारी चीजें ऐसे ही समझ लीजिए कि बच्चों वाली चीजें हैं जो आप 6th क्लास में पढ़ रहे हैं, 7th क्लास में पढ़ रहे हैं। पर इसी 6th और 7th क्लास से जब क्वेश्चन बना दिए जाते हैं ना, तो आपने देखा कि साइंस में तो ज्यादातर बच्चे फेल ही रहते हैं, क्वालिफाई ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो एनसीईआरटी की लाइनों को नजरअंदाज करके चलते हैं। आपने जैसे ही एनसीईआरटी की लाइनों को नजरअंदाज किया, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपको लगेगा कि ये मेरा सब्जेक्ट है, किसी का साइंस भी है ना, तो साइंस का सब्जेक्ट जो आप आगे पढ़ चुके हैं ना हायर क्लासेस में, वहां से क्वेश्चन तो बनाते नहीं है लोग। 6 to 8 को एनसीईआरटी को मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये दूसरा प्रोसेस हो गया हमारा, स्कोरिंग हो गया। चलो, तो यह भेड़ से निकाले गए बालों से गंदगी हटाने की प्रक्रिया है और जनरली यह मशीनों की मदद से किया जाता है। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। नेक्स्ट है हमारा सॉर्टिंग, छटाई। नाम ही है सॉर्टिंग मतलब छटाई। इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द हेयर्स ऑफ द शीप अकॉर्डिंग टू देयर टेक्सचर। मतलब यह भेड़ के बालों को उनकी बनावट के अनुसार, उनके टेक्सचर के अनुसार अलग करने की प्रक्रिया है ना। अलग अलग लेंथ की जो बाल है उसको अलग रखेंगे, मोटे बाल को अलग रखेंगे, पतले जो हेयर्स हैं उसको अलग रखेंगे। तो ये हो गया हमारा क्या, सॉर्टिंग। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द हेयर ऑफ द शीप अकॉर्डिंग टू देयर टेक्सचर। यह भेड़ के बालों को उनकी बनावट के अनुसार अलग करने की प्रक्रिया है, अलग करने की प्रक्रिया है। तो टेक्सचर के अनुसार हमने क्या किया है, अलग कर लिया है। उसके बाद आप देखिए कि रिमूविंग ऑफ बर्स, बर की छटाई, है ना। बोलता है कि इन दिस स्टेप द बर्स ऑफ स्मॉल फाइबर्स प्रेजेंट ऑन द हेयर आर पिक्ड आउट। एकदम जो छोटे छोटे हेयर्स हैं, है ना, इसमें तो सारा कुछ मिला रहेगा ना। भेड़ के बालों को आप अलग करें तो उसमें हर तरह के बाल होंगे, हर तरह के हेयर्स होंगे। तो इसमें क्या बोला है, द बर्स ऑफ स्मॉल फाइबर्स प्रेजेंट ऑन द हेयर आर पिक्ड आउट। हेयर्स से चिपके हुए एकदम छोटे छोटे जो बाल है उसको अलग करेंगे। देन द हेयर इज क्लीन्ड एंड ड्राइड आउट। उसको हम क्या कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं और उसको सुखा रहे हैं। द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन्ड इज द वुल। अब इससे जो प्रोडक्ट निकाल रहे हैं ना उसको वुल कहते हैं। दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू फाइबर। अब इस उल से क्या बनाएंगे, हम फाइबर बनाएंगे और फाइबर को फिर हम क्या करेंगे, ऊन में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे और उससे फिर कपड़े की बुनाई करेंगे। तो इस चरण में बालों पर मौजूद बर्स या छोटे रेशे, बर्स मतलब क्या होंगे, सबसे छोटे जो रेशे होंगे ना उसको हम बर्स कहते हैं। छोटे जो हेयर हैं उनको बर्स कहते हैं। तो इस चरण में बालों पर मौजूद बर्स या छोटे रेशों को निकाला जाता है, फिर बालों को साफ करके सुखाया जाता है। इस तरह प्राप्त उत्पाद ऊन है जिसे अब रेशों में क्या किया जाएगा, बदला जाएगा, रेशों में बदला जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो है वो एनसीईआरटी की लाइनें हैं। इसको लिखिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बिना लिखे इसको आगे नहीं बढ़ना है आपको, एक एक पॉइंट आपको यहां पे लिखना है।
लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो मैंने आपको वो स्टेप का जो चरण बताया है, उसका सही क्रम बताया है, उसको जरूर याद रखिएगा, वहां से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है जी। हिमांशु, हिमानी, शर्मा, अनी, तनु, अंजलि, प्रियदर्शनी, जितने लोग भी लाइव हैं, आना चाहिए सबको समझ में। तो हम जो पढ़कर भूल चुके हैं ना, उन्हीं बातों को हम रिकॉल कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका क्या, कलरिंग, जिसको डाइंग भी कहते हैं, हम रंगाई भी कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दिस स्टेप द फाइबर्स आर डाई इन डिफरेंट कलर्स। इस चरण में रेशों को अलग अलग रंगों में रंगा जाएगा, जो कलर आप देना चाहते हैं रंगिए। और उसको हम क्या करेंगे, रोलिंग ऑफ वुल, है ना, ऊन को रोल करना अंतिम चरण होता है। ये जो रोलिंग है या रीलिंग है, ये अंतिम चरण माना जाता है। तो हम क्या करेंगे, रोल कर लेंगे। इन द लास्ट स्टेप द फाइबर्स फॉर वुल सो ऑप्टेंड इज स्ट्रेडेंट, उसको सीधा किया जाता है, उसको कंघा किया जाता है, कूम किया जाता है, और उसको रोल किया जाता है, और रोल करके उससे तागा बना लिया जाएगा, यान बना लिया जाएगा। ठीक है, सूत या धागा या तागा बना लिया जाएगा। ठीक है जी। तो ये जो चरण है, इन्हें हमें क्या करना है, याद रखना है। इसमें अपनी हमें मनमानी नहीं करनी है। जो लिखा गया है एनसीईआरटी में, हम बिल्कुल उसी को पकड़कर चलने वाले हैं। तो याद हो गया ये सारे चरण। तो रिमूविंग ऑफ बर का मतलब क्या हुआ, कि जो सबसे छोटे रेशे हैं उनको क्या करना, अलग करना। बर मतलब क्या होता है, सबसे जो छोटे रेशे हैं, उनके सबसे छोटे बाल हैं, उनको हम क्या करेंगे, पिक कर लेंगे, अलग कर लेंगे, और फिर उसको धोकर क्या करेंगे, सुखा लेंगे। ये है रिमूविंग ऑफ बर। ठीक है, चलो, तो ये सारे चरण हमने देख लिए। अब आ जाइए, देखिएगा आप एनसीईआरटी, तो उसमें एक शब्द है यहां पे जिसका नाम है ऑक्यूपेशनल हजार्ड, है ना, व्यवसायिक संकट। ये क्या होता है, देखिए, अगर किसी आदमी को उसके प्रोफेशन के कारण कोई बीमारी लग गई है, अगर किसी व्यक्ति को उसके प्रोफेशन की वजह से कोई बीमारी लगती है, तो उसे हम ऑक्यूपेशनल हजार्ड कहते हैं। जैसे मान लिया कि कोई सीमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो उसको जनरली लंग्स के बीमारी के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो धूल कण हमेशा इनहेल करते रहते हैं। उसी तरह से आप किसी पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में है और उस ऑक्यूपेशन की वजह से बीमारी हो गई है, तो ये ऑक्यूपेशनल हजार्ड कहलाएगी। आप जानते हैं कि जो लोग भेड़ बकरियों का पालन करते हैं, तो भेड़ बकरियों का जो पालन करेंगे, खास करके भेड़ का जो पालन करेंगे, उनमें एक बीमारी हो जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉर्टर्स डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉर्टर्स डिजीज कहते हैं। ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं, सॉर्टर्स डिजीज। ये सॉर्टर्स डिजीज जो है वो किस प्रोफेशन वाले व्यक्तियों में होता है, तो वो जो भेड़ का पालन करते हैं। क्योंकि एंथ्रेक्स आप जानते हैं कि एक बैक्टीरियल डिजीज होता है। एंथ्रेक्स एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी होती है, और जनरली ये अफेक्ट करती है भेड़ों को, और उसके संपर्क में अगर व्यक्ति है तो व्यक्ति को भी होगा। तो कुछ उद्योगों में काम करने वाले लोगों को बीमारियों और कभी कभी मौत के जोखिम का सामना करना पड़ सकता है ना। इन्हें व्यवसायिक संकट कहा जाता है। सॉर्टर्स रोग ऊन के उत्पादन से जुड़ा एक व्यवसायिक रोग है। तो जो ऊन के व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, खास करके जो भेड़ पालन कर रहे हैं, उनमें बीमारी होती है क्या, सॉर्टर्स डिजीज। ऊन की छटाई करने वाले लोग एंथ्रेक्स नामक बैक्टीरिया से संक्रमित हो जाते हैं। तो जो लोग ऊन की छटाई कर रहे होते हैं या फिर ऊन उद्योग में काम कर रहे होते हैं, जनरली वो एंथ्रेक्स नामक जीवाणु के संपर्क में आ जाते हैं। और आप जानते हैं कि एंथ्रेक्स नामक जीवाणु आपके श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, और इसमें आपका जो श्वसन तंत्र है, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये चॉक हो जाता है बिल्कुल। आप जो है सांस नहीं ले पाएंगे, आपकी सांसें बंद हो जाएंगी और जीवन समाप्त हो जाता है। आपने देखा था कि एक बार एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया का उपयोग आतंकवादी लोग कर रहे थे, लिफाफे में भेज दे रहे थे एंथ्रेक्स का बैक्टीरिया, वो खोलते ही लोग उससे संक्रमित हो जा रहे थे। ठीक है, तो इसे जरूर याद रख लीजिएगा कि इन सम इंडस्ट्रीज द वर्कर्स हैव टू फेस रिस्क ऑफ गेटिंग डिजीजेज एंड समटाइम्स डेथ।
दीज आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स। शॉर्टेस्ट डिजीज इज एन ऑक्यूपेशनल हजार्ड, या ऑक्यूपेशनल डिजीज भी इसको बोलेंगे हम, है ना। शॉर्टेस्ट डिजीज क्या है, एक ऑक्यूपेशनल डिजीज है, मतलब व्यवसायिक रोग है, जो जनरली ऊन इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को होता है, खास करके वो जो ऊन की छटाई कर रहे होते हैं। तो बैक्टीरिया जो है, चूंकि आप जान रहे हैं कि ये जो भेड़ का जो हेयर है वो भेड़ के चमड़े के साथ निकाला जाता है, तो भाई वो बैक्टीरिया तो उसमें आ ही जाएगा, भेड़ के बालों में आ ही जाएगा। और उसमें काम करने वाले लोग एंथ्रेक्स नामक बैक्टीरिया से जनरली संक्रमित हो जाते हैं और कभी कभी इनमें डेथ भी हो जाती है। तो शॉर्टेस्ट डिजीज जो है वो एक ऑक्यूपेशनल डिजीज है। प्लीज रिमेंबर, नोट करेंगे इन पॉइंट्स को। तो यहां पे आपको क्या क्या, क्या याद रखना है, शॉर्टेस्ट डिजीज क्या है, एक ऑक्यूपेशनल डिजीज है, व्यवसायिक रोग है। किस तरह के व्यक्तियों में होता है, जो ऊन के की छटाई करते हैं, उनके बालों की छटाई करते हैं जो लोग, या जो भेड़ वगैरह पालन करते हैं, उनमें भी ये बीमारी होने का खतरा रहता है। कौन सी बीमारी लग जाती है उनको, एंथ्रेक्स नाम की बीमारी लग जाती है। एंथ्रेक्स जीवाणु जनित रोग है या विषाणु जनित रोग है, तो आप कहेगा सर ये जीवाणु जनित रोग है ना, बैक्टीरियल डिजीज है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। हो जाएगा तो लिखेंगे डन। नहीं, शॉर्ट में लिख देंगे तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा ना। शॉर्ट में तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, इट इज एन ऑक्यूपेशनल डिजीज नोन एज शॉर्टेस्ट डिजीज, है ना। पर यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन लेके रखनी है ना, ताकि ऑप्शन में ये अगर लाइनें उठा के रखी गई हैं तो आप जो है उसको पहचान पाए कि ये तो लाइनें हमारी पढ़ी हुई हैं। तो ऐसे लाइन उठाकर रख देगा कि शॉर्टेस्ट डिजीज इज एन ऑक्यूपेशनल हजार्ड एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ, अब यहां पे ये खाली स्थान दे देगा, प्रोडक्शन ऑफ क्या, ऊन, सिल्क, ऐसे करके ऑप्शन में दे देगा। ठीक है, तो यहां पे खाली स्थान दे देगा ऐसे। द पीपल हु शॉर्ट ऑफ द वुल कैन गेट इन्फेक्टेड बाई द बैक्टीरिया कॉल्ड, ऐसे खाली स्थान दे देगा। अब यहां पे आपको भरना होगा एंथ्रेक्स, है ना। इस तरह से क्वेश्चन बनाता है आपके एग्जाम में। सो ये यहां पे ये चीजें लिखना हमारी मजबूरी है, अदरवाइज तो मुझे आराम से, मैं ऐसे शॉर्ट लिखता लिखता ऐसे निकल लेता आराम से। तो जहां पर मतलब मुझे लगेगा कि हाँ स्टेटमेंट से क्वेश्चन नहीं रहेंगे, वहां पे तो मैं वैसे ही लिख के चलूंगा। हाँ, डिजीज का नाम है शॉर्टेस्ट डिजीज, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिजीज लिखा हुआ है ना। कि शॉर्टेस्ट डिजीज क्या है, एक ऑक्यूपेशनल डिजीज है एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ, लिख देगा वुल। आपको ये भरना होगा ऐसे, इसलिए मजबूरी है। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, तो पॉलीमर्स की। अब आ जाते हैं एथ क्लास पे। पॉलीमर्स क्या है, तो पिछले क्लास में भी हमने बात की थी कि पॉलीमर्स क्या होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल होते हैं जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, है ना। छोटे छोटे मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। जिन छोटे छोटे मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है उनको हम बोलते हैं मोनोमर। क्या बोलते हैं, मोनोमर कहते हैं एक लग, और एक लग मिलकर बन जाता है पॉलीमर, बहुलक। क्या बन जाता है गैस, बहुलक बन जाता है। जैसे कि देखिए ग्लूकोज, ग्लूकोज 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 का एक लॉन्ग चेन क्या बन जाएगा, सेल्यूलोज। क्या बन जाएगा, सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज क्या हो गया, एक पॉलीमर हो गया, और ग्लूकोज क्या हो गया, मोनोमर, है ना। तो लिखा है कि वह छोटी संरचनात्मक इकाई जिनकी रिपीटेशन से, पुनरावृत्ति से बहुलक बनता है उसे हम एक लग कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, एक लग कहते हैं। ठीक है, जैसे कुछ मोनोमर और उसके पॉलीमर्स हम आपको दिखाते हैं।
कुछ इंपॉर्टेंट मोनोमर और उसके पॉलीमर आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए यहां पे हमने लिखा है पॉलीमर बहुलक, और यहां पे उसका हम मोनोमर लिख देते हैं, मोनोमर एकलक। एकलक देखिएगा, जैसे अभी हमने आपसे कहा कि भाई आप पढ़ते होंगे डीएनए और आरएनए, तो डीएनए आरएनए किसका पॉलीमर होता है? तो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। किसका पॉलीमर होता है? न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है कि नहीं? न्यूक्लियोटाइड 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 का एक लॉन्ग चेन क्या कहलाएगा? डीएनए या आरएनए। तो दूसरा होता है प्रोटीन। प्रोटीन किसका बहुलक होता है? प्रोटीन किसका पॉलीमर होता है? तो अमाइनो एसिड का, अमाइनो एसिड्स का, एमिनो अम्ल का, एमिनो अम्ल का। ठीक है, अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड का एक लॉन्ग चेन क्या बन गया? क्या बन गया? प्रोटीन बन गया। तो अगर मैं पूछूं कि प्रोटीन किसका पॉलीमर है, तो आप क्या कहेंगे? अमाइनो एसिड का। या प्रोटीन का मोनोमर कौन है? तो अमाइनो एसिड। उसी प्रकार अगर मैं आपसे बात करूं कि जो स्टार्च, स्टार्च आप जानते हैं ना, जिसको शुद्ध हिंदी में मंड कहते हैं, ये जंतुओं का पौधों का संचित भोजन होता है। दिस इज द रिजर्व फूड ऑफ द प्लांट और स्टोर्ड फूड ऑफ द प्लांट। या फिर सेलुलोज, सेलुलोज आप जानते हैं कि प्लांट सेल का सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। और ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन है ना, ग्लाइकोजन, ये तीनों ही किसके पॉलीमर होते हैं? ग्लूकोज के पॉलीमर होते हैं। ग्लूकोज के पॉलीमर होते हैं। तो ग्लूकोज 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 का एक लॉन्ग चेन क्या कहलाएगा? स्टार्च, सेलुलोज या ग्लाइकोजन। तो अगर मैं पूछूं कि स्टार्च, सेलुलोज या ग्लाइकोजन किसका बहुलक है, किसका पॉलीमर है, तो कहिएगा सर ग्लूकोज का। या स्टार्च, सेलुलोज या ग्लाइकोजन का मोनोमर कौन है, तो आप क्या बोलोगे? ग्लूकोज का। क्या बोलोगे आप? ग्लूकोज का। ठीक है, उसी प्रकार आपने देखा होगा पीवीसी। पीवीसी, पीवीसी का फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्या नाम है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड ये किसका पॉलीमर होता है? तो विनाइल क्लोराइड का पॉलीमर होता है। किसका? विनाइल क्लोराइड का बहुलक होता है। विनाइल क्लोराइड। सो विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड मिलकर विनाइल क्लोराइड का एक लॉन्ग चेन क्या बन जाएगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको पीवीसी कहते हैं। पीवीसी का इस्तेमाल ड्रेनेज पाइप बनाने में, विंडो फ्रेम्स वगैरह बनाने में करते हैं, है ना। वीडियो स्टॉप हो गई। वीडियो तो चल रही है। उसी प्रकार आप देखेंगे पॉलीथीन। पॉलीथीन, पॉलीथीन, पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? तो इथीन का बहुलक होता है। इथीन या इथिलीन। इथीन, जिसको हम इथिलीन भी कहते हैं। सो इथीन 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 का एक लॉन्ग चेन क्या बन गया? पॉलीथीन। पॉलीथीन, बकेट वगैरह बनाने में पॉलीथीन का तो इस्तेमाल आप जानते हैं। तो ये हुआ पॉलीमर, ये इसका हुआ मोनोमर। जैसे मोतियों को धागे में पिरोकर आपने माला बनाई, तो माला क्या कहलाएगा? पॉलीमर। और एक मोती को हम क्या बोलेंगे? मोनोमर कहेंगे। क्या बोलेंगे? मोनोमर कहेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये कुछ पॉलीमर और उसके हमने मोनोमर आपको बतला दिए। ठीक है जी, ये आपने पढ़ लिया। अब जैसा कि अभी आप लोगों ने पढ़ा है
कि फाइबर का मतलब क्या होता है। तो आपने कहा सर के थिन जो धागे जैसी संरचना होती है उसको फाइबर कहते हैं। फाइबर से हम लोग क्या बनाते हैं, धागा बनाते हैं, धागों से वस्त्र बनाते हैं। और देखिए फाइबर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर आप जानते ही हैं कि जो हमें नेचर से यानी पौधों से और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। और सिंथेटिक फाइबर जो है वो हम लोग बनाते हैं प्रयोगशाला में, यानी मैन मेड फाइबर, वो सिंथेटिक फाइबर कहलाते हैं। तो नेचुरल फाइबर तो आपको 6th और 7th में पढ़ना था। नेचुरल फाइबर आपको 6th और 7th में पढ़ना था। सिंथेटिक फाइबर आपको 8th क्लास में पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सिंथेटिक फाइबर को, है ना। अच्छा, स्टार्च पे रुक गया था, चलिए अब ठीक है, चलिए बढ़िया। तो नेचुरल फाइबर में आपको पता ही है कि कपास आता है, रेशम आता है, ऊन आता है, जूट आता है, फ्लैक्स आता है कि नहीं। तो वो फाइबर जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, नेचर से मिलते हैं, उसको नेचुरल फाइबर कहते हैं। इसको ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमें देखना है क्या, सिंथेटिक फाइबर। क्या देखना है, सिंथेटिक फाइबर हमें देखना है। क्या देखना है, सिंथेटिक फाइबर हमें देखना है। सिंथेटिक फाइबर मतलब जो हम लोग बनाते हैं। और सिंथेटिक फाइबर में आपका आता है रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक और केवलर। ये हमें देखना है अब सिंथेटिक फाइबर में। तो सिंथेटिक फाइबर वो है जिसे हम लोग बनाते हैं, रेयॉन है, नायलॉन है, पॉलिस्टर है, एक्रिलिक है और केवलर है। बाकी कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, वुल हो गया, जूट हो गया, फ्लैक्स हो गया, ये सब आपके नेचुरल फाइबर हो गए, नेचुरल फाइबर हो गए। तो अब जो है हमें 8th क्लास का देखना है पोर्शन, और 8th क्लास में आपका आएगा सिंथेटिक फाइबर, संश्लेषित रे से। तो सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक हम लोगों को अब यहां पढ़ना है। सिंथेटिक फाइबर में सबसे पहला जो फाइबर है वो है हमारा रेयॉन। क्या है गाइस, वो हमारा है रेयॉन। रेयॉन जो है, रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। रेयॉन को हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जानते हैं। रेयॉन को हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क यानी कृत्रिम रेशम के नाम से भी जानते हैं, है ना। सो ये जो पहला सिंथेटिक फाइबर हम लोग देख रहे हैं वो है रेयॉन, और इट इज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर। ये प्रथम संश्लेषित रेशा है, प्लीज रिमेंबर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क, इसे कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, और इट इज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर, ये प्रथम संश्लेषित रेशा होता है ना। और इसको कैसे बनाते हैं उस पर जरा एक नजर डालिए, हम फिर इस स्लाइड पे वापस आएंगे। देखिए होता क्या है कि सेलुलोज का हम रिएक्शन करवाते हैं, सेलुलोज का हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, NaOH के साथ। NaOH क्या है, तो आप जानते हैं कि एक बेस है जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH को हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो जब हम सेलुलोज का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो आपको एक फाइबर मिलेगा, और वो फाइबर देखने में बिल्कुल रेशम जैसा होगा, और उसका नाम रखा गया है रेयॉन। तो ये जो रेयॉन है ये सिंथेटिक फाइबर है। ये जो रेयॉन है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका सिंथेटिक फाइबर है, कृत्रिम रेशा है, कृत्रिम रेशा है। लेकिन क्या ये फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है, तो आप कहिएगा सर ये फुल्ली सिंथेटिक फाइबर नहीं है ना। पूर्ण कृत्रिम रेशा नहीं है ये, यह पूर्ण कृत्रिम रेशा नहीं है। आप बोलोगे कैसे, यह पूर्ण कृत्रिम रेशा नहीं है। कृत्रिम रेशा तो इसलिए क्योंकि हम लोगों ने इसे बनाया है, केमिकल ट्रीटमेंट करवाया, सेलुलोज का केमिकल ट्रीटमेंट करवाया है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये क्या हुआ, सिंथेटिक फाइबर हुआ। लेकिन ये फुल्ली सिंथेटिक फाइबर नहीं हुआ, क्योंकि इसको बनाने में हमने सेलुलोज का इस्तेमाल किया है, और सेलुलोज एक नेचुरल मटेरियल है। सेलुलोज क्या है, एक नेचुरल मटेरियल है, एक प्राकृतिक पदार्थ है, प्राकृतिक पदार्थ है। और ये कहां से मिलता है, प्लांट से मिलता है।
पौधों से मिलता है, पादपों से मिलता है। आप जानते हैं कि प्लांट के सेल वॉल में सेलुलोज काफी मात्रा में होती है, आप पढ़ेंगे बायोलॉजी में। प्लांट के सेल वॉल में क्या होता है, एक पॉलीसेकेराइड होता है जिसे सेलुलोज कहते हैं, और ये सेलुलोज हम कहां से प्राप्त करते हैं, वुड पल्प से प्राप्त करते हैं। वुड पल्प, लकड़ी की लुगदी, लकड़ी की लुगदी, वुड पल्प, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, लकड़ी की लुगदी। ये जो लकड़ी होता है ना, उसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर और उसको पानी में डालकर उसे कुचल डाला, तो ये क्या बन जाएगा, वुड पल्प बन जाएगा। तो प्लांट में ढेर सारा सेलुलोज होता है, तो अब ये लकड़ी की लुगदी से जो सेलुलोज मिल रहा है, उसका रिएक्शन जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं, तब बनता है हमारा क्या, रेयॉन। तो ये सिंथेटिक फाइबर तो है, लेकिन यह फुल्ली सिंथेटिक फाइबर नहीं है, फुल्ली सिंथेटिक फाइबर नहीं है। तो यह प्रथम, अगर पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर, प्रथम कृत्रिम रेशा कौन है, या प्रथम संश्लेषित रेशा कौन है, तो रेयॉन। लेकिन अगर पूछा जाए कि फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, पूर्ण रूप से कृत्रिम रेशा कौन है, तो वो नायलॉन है। प्लीज रिमेंबर, ये फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर नहीं है, ये फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है। तो रेयॉन इज ऑब्टेन्ड बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, है ना, विच ऑब्टेन्स सेलुलोज। तो रेयॉन फाइबर का निर्माण लुगदी से होता है। रेयॉन जो है वो पुनर्जीवित सेलुलोज से निर्मित एक तंतु है, एक फाइबर है। और आप जानते हैं कि ओरिजिनल रेशम पहनना सबके बस की बात नहीं है। ओरिजिनल रेशम काफी महंगा आता है, क्योंकि अगर आपको रेशम का, आगे हम पढ़ाएंगे कि रेशम का उत्पादन आपको करना है, तो सबसे पहले शहतूत के जंगल उगाने पड़ेंगे, मलबेरी के प्लांट उगाने पड़ेंगे, क्योंकि जो रेशम का कीट है, रेशम के कीट का जो लार्वा है, जिसको कैटरपिलर कहते हैं, वो शहतूत के पत्तियों को ही खाता है। तो बड़े पैमाने पर शहतूत के पेड़ उगाने पड़ेंगे, उस पर कीटों को छोड़ना पड़ेगा, वो कीट अंडे देंगे, उससे लार्वा निकलेगा, और लार्वा का भी पर्टिकुलर एक स्टेज होता है कुकून, और कुकून से आपको सिल्क मिलता है, आगे हम दिखाएंगे आपको। तो इसकी प्रोसेसिंग काफी महंगी होती है, तो लोगों ने बना लिया आर्टिफिशियल सिल्क, जो देखने में सिल्क जैसा बिल्कुल लगता है और सिल्क से ज्यादा मजबूत होता है। ये केवलर संश्लेषित रेशा, आगे देखेंगे कि जो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो केवलर का इस्तेमाल करते हैं। तो केवलर भी क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है। जैसे रेयॉन क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है, वैसे ही केवलर भी क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है जी, क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। तो हम सबको दिखाएंगे आपको, है ना, एक एक करके सबको हम लोग पढ़ेंगे। अभी हमने किसको पढ़ा है, अभी हमने रेयॉन को पढ़ा है, उसी प्रकार हम नायलॉन को पढ़ेंगे, फिर पॉलिस्टर को पढ़ेंगे, फिर एक्रिलिक को देखेंगे, फिर केवलर को देखेंगे। क्योंकि हमने प्राकृतिक रेशा तो देख लिया, प्राकृतिक रेशा में एक सिल्क बचा हुआ, उसको हम आगे देख लेंगे। सिल्क का लाइफ साइकिल, सिल्क वर्म का लाइफ साइकिल भी आपको मैं दिखा दूंगा कि सिल्क के लार्वा के किस अवस्था से आपको रेशम प्राप्त की, आप रेशम प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम इतना ही रहने देते हैं। आज के सेशन में हम लोगों ने देखा है किसको, तो एनिमल फाइबर के बारे में हम लोगों ने बात करी है, और प्लांट फाइबर के बारे में भी बात करी है, और हमने स्टार्ट कर लिया है सिंथेटिक फाइबर, जिसमें पहला हमारा सिंथेटिक फाइबर है और वो है आपका रेयॉन। तो रेयॉन कैसे प्राप्त करते हैं ये हम लोगों ने देखा है, रेयॉन। ठीक है जी, तो ये हमारा रेयॉन हो गया। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।